अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु बात करें कि इस वक्त मुल्क में सियासी हलचल अरूज पर है तो गलत ना होगा। गवर्नमेंट और अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स और बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन इससे पहले पंजाब में तब्दीली सरकार की तब्दीली का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। नए कायदे-ए-ईवान के इंतखाब का मरहला शुरू हो गया। इसी सिलसिले में पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया है और पंजाब की वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही और अपोजिशन के मुमकिना उम्मीदवार हमजा शहबाज के दरमियान सख्त मुकाबला होने जा रहा है। कायदे-ए-ईवान के लिए 186 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं। तरीन और अलीम ग्रुप से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। इन्हें मनाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब में तरीन और अलीम ग्रुप का वोट वज़ीर आला के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा, परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज। पैनलिस्ट की जानिब बनूंगी और सबसे पहले डॉक्टर अफनान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। इस बारे में तो मैं आपसे सवाल करूंगी। इससे पहले अगर हम बात करें, अब से कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने एक बार फिर वही धमकियां मेज़ रवैया अपनाया है। वो तो गिरफ्तारियों से भी डरा रहे हैं। सूरत हाल क्या हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हुकूमत जो है, ये जब जिस दिन से आई थी और जो अब इसका इख्तिताम हमें नज़र आ रहा है अगले 1-2 दिन के अंदर, इन्होंने धमकियों के अलावा इस मुल्क के लोगों को और क्या दिया, आप मुझे बताएं। ये जो इनकी बात, जो इनकी लाइन टोन नहीं करता वो जो है वो गद्दार है, जो इनकी लाइन टोन नहीं करता वो चोर है, वो डाकू है, और जो इनके साथ मिल जाता है वो फ़ौरन ईमानदार हो, अगले 1 सेकंड में ईमानदार हो जाता है। ये इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते हैं, ये अफवाज पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, ये इंटेलिजेंस के इदारों को धमकियां देते हैं, अपोजिशन को धमकियां देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देते हैं। ये इनका गवर्नेंस का तरीका ही धमकियां देना है। भाई बात ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर जमहूर की बात चलती है, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं उसकी बात मानी जाती है। हमने ये बात शो कर दी है विद बियॉन्ड एनी डाउट कि इनके मुनरिफ अरकान के बगैर जो है वो अपोजिशन के पास मेजॉरिटी आ चुकी है हाउस में। इनको चाहिए हाउस में जाके हमसे जो सियासी लड़ाई है वो लड़े। ये रोड पे आके रोना धोना, कल वो इमरान खान साहब रोते रहे, अब उनकी काबीना के लोग रो रहे हैं। भाई ये रोने धोने से तो क्या कहते हैं मामला खत्म नहीं हो, ना रोने धोने से ना गालियां देने से मुल्क के हालात ठीक, आप लोगों के हालात ठीक नहीं होंगे। आप लोगों ने अगर हमसे लड़ना है तो आप हमसे सियासी लड़ाई लड़े। ये रोजाना की कि आज एक नया जो है वो हम ऐलान करेंगे, हम जो है वो एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं परसों। वो यार आपके पिछले जो आपने जितने ऐलान किए उनमें आपने क्या किया है जो आप आगे करने के लिए जा रहे हैं? तो ये सारी की सारी रेटरिक है, ये सारी की सारी जो है वो डेस्परेशन है, घबराहट है जो इनके रैंक्स में है, और उसकी जो है वो रिफ्लेक्शन आपको बार बार नजर आ रही है। मतलब आप ये देखें कि अफसोस की बात ये है कि मुल्क में बेतहाशा लोड शेडिंग एकदम से शुरू हो गई है, और हमाद अदर साहब जो हैं वो कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। तो यार जो तुम्हें मिनिस्ट्री ली है, तुमने जिस मिनिस्ट्री में गए हो तुमने सत्यानाश की है। पहले मुल्क के अंदर मसाइल। अफनान साहब, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम। इलियास साहब, आपकी जानिब आएंगे कि जिस तरह से बात की जा रही है पंजाब के वज़ीर आला के लिए, और अभी कुछ ही देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ भी की गई कि चीना ग्रुप की हिमायत जो है वो परवेज़ इलाही को हासिल हो गई है, किसकी पोजीशन अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए जी, चीना ग्रुप की हमायत के बाद और ख़ासतौर पर जो कहा जा रहा है जंगीर तरीन के ग्रुप के 19 अरकान हैं, उन 19 अरकान में से कहा जा रहा है कि 7 से 8 अरकान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करें। तो इस सूरत हाल में जो वो पोजीशन नज़र आ रही है वो चौधरी परवेज़ इलाही की स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि अभी जोड़ तोड़ का अमल जारी है और इसमें बातचीत हो रही है। तो ये 2 सबसे बड़े ग्रुप थे, एक के 19 अरकान थे, एक के 14 थे। 14 अगर आ जाते हैं तो उसमें 7-8 और आ जाते हैं, तो इसमें काफ़ी एक ब्रेक थ्रू मिला। और इसमें ये जो है कि काफली के जो हैं सरबराह चौधरी परवेज़ इलाही और उनके पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के लिए, वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। और अगर इसी तरह वो ज़ाहिर है उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी उनके 3 ग्रुप से भी चल रहे हैं, तो हतमी तौर पर जो फैसला होता है तो उसमें यही नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन
जो अपोजिशन की जानिब से जो उनके मुतहदा अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज शरीफ जो अभी तक कहा जा रहा है वो भी कम नहीं है, उनके भी काफ़ी राब्ते हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनके भी तरीन ग्रुप से राब्ते हैं। तो इस तरह जो देखने में सूरत हाल आ रही है ये 19-20 का फ़र्क होगा और इसमें काफ़ी यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है मुकाबला होगा, ये देखने में आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई एक दूसरे से कम नहीं हो रहा और दोनों कोशिशें लगे हुए हैं और देखें कि कौन कामयाब होता है। ये एक दूसरे को सरप्राइज ही दे रहे हैं अभी तक। ठीक है, मोहम्मद आमिर इलियास राणा साहब, इन्होंने तो कहा कि अभी तक सरप्राइजेस ही सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन होगा पंजाब का अगला वजीर आला और अलीम और तरीन ग्रुप को फैसला करने में अब क्या कोई आसानी हो जाएगी, क्योंकि परवेज़ इलाही के हवाले से तो उनकी काफ़ी सारी बयानात हैं जो सामने आ चुके हुए थे। देखें, हम 3 दिन से चौधरी परवेज़ इलाही को सरगर्म देख रहे हैं पंजाब में, लाहौर में बैठ के बराह रास्त। और PMLN ने जब कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ में तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक का फ़ैसला किया था और मुत्तहिदा अपोजिशन बनी थी, और हमने 7 फरवरी को ये ख़बर दी थी कि ज़रदारी साहब जब लाहौर आए हैं और MQM के लोग आए हैं तो ये बल्दियाती इलेक्शन के लिए नहीं आए, ये अदम एतमाद पे आए हैं। तो उसमें तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप जो सामने नहीं आया था, लेकिन PMLN के साथ राब्ते में था, और अलीम ग्रुप ने ही वाज़े तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही के कैंडिडेट बनने के बाद PTI के उन्होंने उनके तर्जुमान का मैंने बयान देखा था कि हम उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन ख़ुद अलीम ख़ान चौधरी परवेज़ इलाही की काबीना में रहे हैं। अब राब्ते कौन किसके साथ कैसे कर रहा है, और वादे तो चुके, देखे ना, एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही का PMLN के साथ रात को मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ हो गया था और वो अगले दिन PTI के कैंडिडेट हो गए। लिहाजा किसी का ये नहीं कहा जा सकता सियासी तौर पे, हम पहले भी बात कर रहे थे कि पंजाब में कलाबाजियाँ बेशुमार लोगों ने खाई हुई हैं। ग़ुलाम हैदर वाई मरहूम वज़ीर आला थे और इधर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो मंजूर वट्टू साहब एकदम खड़े हो गए अंदर से, और फिर मंजूर वट्टू ने फिर बाद में पीपल्स पार्टी के साथ मिलके चंद अरकान के साथ वज़ारत आला ले ली। ये भी इस पंजाब में देखा गया। फिर उनके अंदर से बगावत हुई तो आरिफ नकवी मरहूम वो वज़ीर आला बन गए, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही 5 साल वज़ीर आला रहे। अब आप देखें कि परवेज़ इलाही साहब जब उसके बाद शहबाज शरीफ और खोसा साहब बने वज़ीर आला और गवर्नर राज लग गया, तो परवेज़ इलाही के लोग टूट के अता मानेका की सरबराही में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठ गए, और फिर उन्होंने वो हुकूमत चलवाई शहबाज साहब की पहली, और फिर दूसरी दफ़ा वो PMLN के टिकट से आए। लिहाजा पंजाब के अंदर सियासत इतनी आसान नहीं है। इन रूट सब के हैं, चौधरी परवेज़ इलाही के भी हैं तो शरीफ फैमिली के भी कम नहीं है। राब्ते हर बंदा इंडिविजुअली कर रहा है, और हमजा शहबाज जैसे चौधरी परवेज़ इलाही के स्ट्रॉन्ग राब्ते हैं, और तो फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के भी कम नहीं है राब्ते, और लंदन से मियाँ साहब भी बातचीत में बराह रास्त शामिल है। अच्छा, पहला तो यह है ना कि कैंडिडेट कौन होगा। मुझे तो ये यकीन है कि हमजा शहबाज के अलावा अब PMLN का कोई कैंडिडेट नहीं है। तरीन ग्रुप शायद 8 बजे मीटिंग कर रहा है, वो अपना एक फैसला करेगा, और इन ग्रुपों के फैसले के बाद अगर PTI में तकसीम रहती है तो आप ये यकीन कर लें कि ये ग्रुप्स भी बेमानी हो जाएंगे। लोग इंडिविजुअली परवेज़ इलाही और PMLN के साथ जाकर रब्ता करेंगे कि उन्हें अपने मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से, जैसे छीना ग्रुप की अभी खबर चली है, मियाँ असलम ने दी है कि उन लोगों ने इल्हाक करने का फैसला किया है। ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, क्योंकि PMLN के थोड़े से लोग टूटे हैं, लेकिन PTI के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा तकसीम शुदा हैं, और जिन लोगों ने पहले खुल के फैसला किया था उनके अलावा कुछ और भी फैसला करने जा रहे हैं। उनमें से परवेज़ इलाही साहब कितने काबू करते हैं। हमजा शहबाज अब सर गर्म है खुल खिला के कि अब सर की बाजी उनके ऊपर भी आ गई है कि बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि जी बाप बेटा क्यों, लेकिन बेटा कैंडिडेट नहीं था, चौधरी परवेज़ इलाही ही मुत्तफ़िका कैंडिडेट बने थे। अब ये मजबूरी में मेरे ख्याल में कि परवेज़ इलाही साहब के मुकाबले के लिए हमजा शहबाज से अच्छा कैंडिडेट PMLN के पास नहीं होगा। जोड़ तोड़ खूब है, टाइम लगेगा, हर लम्हे ये खबर आएगी कि ये उसके साथ चला गया और ये उसके साथ चला गया, और चूंकि ओपन वोटिंग होनी है तो जो काम खान साहब ने इस वक्त थोड़ी देर पहले किया है, अपने उन कौमी असम्बली के अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का, पर्चे कराने का, तो वो PMLN पे भी उसी तरह लागू हो जाएगा कि जिनको ये लेके बैठे हुए हैं गोद में PTI के लोग, कि उनके साथ क्या होगा और पीर को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। तो ये 2 धारी तलवार है जिस पे
मरकज़ में कम से कम इस वक्त तक मुत्तहिदा अपोजिशन को ये मसला नहीं है कि उनके पीटीआई के लोगों के मुनर्रफीन के उन्होंने वोट जरूर डलवाने हैं, साथ जरूर खड़े हैं। वोट जब तक नहीं डालते तो जुर्म तो सरजद नहीं होगा कि वो डिसीट हो जाएं। लेकिन पंजाब में ये काम PMLN से अगर जो लोग टूटे हुए हैं या और टूटते हैं तो उनका क्या बनेगा, ये फिर इमरान खान साहब के जो आज उन्होंने अपने अरकान को डराने के लिए इशू किए हैं कि खत लिख दिया है, रेफरेंस भेज दिया स्पीकर साहब को कि जी अब आप आगे भेजें, ये उधर भी लागू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर अफनान साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब और सूबे में हमजा शहबाज साहब, क्या ये फैसला दीगर पार्टियों से मुशावरत के बाद किया गया है? जी बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ साहब को तो आपको मालूम है कि अपोजिशन ने मुतफ़क्का तौर पर नामज़द किया है कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। जहाँ तक बात रहेगी पंजाब की, आपको अगर आप पंजाब की नंबर गेम देखें तो वहाँ पे हमने इत्तेहादियों से उनको भी एतमाद में लिया है, लेकिन प्राइमरीली आपको पता है कि हमारे वहाँ पे 165 MPAs हैं और वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी 186 पर बनती है। तो हमारी तकरीबन 21 लोग आप समझ लें कि हम लोग शॉर्ट हैं फ्रॉम सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन जो आपने देखा है कि काफ लीग के कुछ लोग हमारी तरफ आए हैं, फिर इंडिपेंडेंट हमारी तरफ आए हैं, तो और उसके अलावा जो है वो PTI के जो मुनर्रफ अरकान हैं, जैसे कि अभी इन्होंने फरमाया भी कि PTI में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है वो अगले इलेक्शन में उनको मिले। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें तकरीबन कोई 15 के करीब MPAs को मैनेज करना होगा और वो हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। कुछ हो गए हैं, कुछ जो रह गए हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। जी, पीपल पार्टी के भी बिल्कुल 7 लोग हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो अगर आप 165 में 7 लोग ऐड करें तो 172 तो यही हो गया। उसके बाद जो 2-3 इंडिपेंडेंट अभी आ गए वो 175 हो गए, तो 11 करीब जो समझ लें कि हमारे पास जो है वो जो मनूवर हमने जिसमें करना है उसमें फिर वो डिफरेंट ग्रुप्स है, जैसे कि आपने नाम लिया अलीम खान ग्रुप है, तरीन ग्रुप है, फिर और भी बहुत सारे, काफ लीग की भी कोई 10 के करीब सीटें हैं। ग्रुप के साथ आपके राब्ते हैं, उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि वो कायल हो जाएंगे? देखिए, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बना लेगी और हमारे जो राब्ते हैं वो उनसे भी चल रहे हैं, हमारे राब्ते और भी बहुत सारे MPAs के साथ चल रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक। और ये हम लोग देख रहे हैं कि हमने किन MPAs को लेना है। जैसे कि आपको मालूम है, पहले हमने ये देखा था कि हमने सारे MNAs भी नहीं लिए थे PTI के, हमने देखा था कि किन को ले सकते हैं। उसी तरह हम देख रहे हैं कि किन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसको सामने रखते हुए जो है वो हम ये जो 10 से 12 लोग हैं उनको हम मैनेज कर लेंगे और इंशाल्लाह हमजा साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं तो फिर मुझे ये भी बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब को भी तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो यकीन दहानियाँ करवा चुके हैं, अभी चीना ग्रुप की जानिब से भी हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में आपके जो राब्ते हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, वो कितनी तेज़ है? देखिए, मसला जो परवेज़ इलाही साहब को जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उनके अपने पास 5 से 7 जो है वो MPAs हैं जो काफ लीग के उनके साथ होंगे या 5 होंगे साथ मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, और उनको चाहिए 186 वोट। जो PTI के 183 MPAs पंजाब के वो तोड़ फोड़ का शिकार हैं बहुत बुरी तरह और बहुत सारे ग्रुप बन गए। अगर इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उनमें से कोई 130-40 भी जो है वो लब्बैक कहेंगे, तो जो इससे भी बल्कि काफ़ी कम होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इतनी जहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाए वहाँ पे एक ऐसे आदमी को जो पार्टी का नुमाइंदा ही नहीं है, उसके लिए PTI के लोगों को कन्विंस करना कि उसको वज़ारत आला का वोट दे, ये बहुत मुश्किल होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि गिवन द सर्कमस्टांसेस जो है वो हमारे लिए काफ़ी आसान है, निस्बतन हमारे लिए काफ़ी आसान है कि हम पंजाब के अंदर अपना वज़ीर आला ले आएँ, और उसके ऊपर हम होमवर्क भी कर रहे हैं और हमारा अभी राब्ते चल रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे हमने विफाक के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से काया पलट ली है, उसी तरह ही पंजाब में भी होगा। ठीक है डॉक्टर अफनान साहब, आपने एक्सपर्ट्स के लिए अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। कल पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब किया है, देखना ये होगा कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा। इसी बारे में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। और अभी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में आज भी उनकी तरफ से यही जिक्र किया गया कि इतवार को बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। क्या सरप्राइज़ है, हिंट ही दे दें। देखें, आप जो है ना वो कहते हैं ना, ये वाला मुकाबला या मैच जो है बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ गया है और ये पॉलिटिकल कार्ड्स हैं जो एक तो आपने देखा कि 2 दिन पहले जो सबके सामने आई बात कि किस तरह ये हमारे लोगों ने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स के जरिए पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में जो है वो बाहर से आपको नजर आए प्लेयर्स और आपको ये जो आपको दिखाई गई सिक्योरिटी कमेटी में या जो पार्लियामान की कमेटी में जो लेटर दिखाए गए, तो ये तो एक चीज थी जो इनका किरदार एक्सपोज कर रही है और अभी बहुत सारा टाइम बाकी है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये सारी बातें तो हम सुनते ही चले आ रहे हैं और देख भी रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है। सिर्फ इतना बता दीजिए कि सरप्राइज क्या हो सकता है। देखें ना, एक बात तो आप ये समझें कि 172 बंदा ऑपोजिशन ने पूरा करना है और उसको गिनती में लेके आना है परसों। 172 बंदा में से अगर 5 बंदे भी आगे पीछे हो गए तो वो उनकी गिनती फारिग हो जाएगी और यही सरप्राइज होगा। जी, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं। उनके एलाइज जो है वो उनसे कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उनके अपने लोग कितने कहाँ से राब्ते में, ये सारी बातें वो हैं जो आपको वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन सरप्राइज इज ऑलवेज अ सरप्राइज, तो वो उसको वक्त से पहले हमारे लीडर ने भी जाहिर है उसको डिस्क्लोज नहीं करना और हमें भी कुछ चीजों का इल्म है और कुछ जो है लीडर्स हैं जो पत्ते अपने साथ बिल्कुल सीने के साथ लगा। अच्छा, ये सरप्राइज पूरी कौम के लिए होगा या कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए? देखें, जैसे ये पिछला सरप्राइज था कि ये लोग किस तरह बिके हुए हैं और किस तरह ये बाहर के इन्फ्लुएंस और बाहर के पैसे से पाकिस्तान में लोगों की जमीन खरीद रहे हैं और कैसे घोड़े गधों की तरह लोगों को खरीद रहे हैं, ये भी तो एक सरप्राइज था और पूरी कौम के लिए था। इसी तरह का सरप्राइज ऑपोजिशन के जो हरकत और सकलात हैं उनके बारे में भी हो सकता है और कोई बड़ा जो है ना प्लेयर वो पीछे भी हट सकता है। वो बड़ा प्लेयर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एलआई भी हो सकता है या कोई इनके कैंप में से भी लोग पीछे हट सकते हैं। ये तो वो बातें हैं जो मैं भी अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन जाहिर है जो ये सारी पॉलिटिकल गेम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो वक्त के साथ ही सामने आ सकती हैं। चलें, इसके लिए तो हम इतवार वाले दिन तक का इंतजार करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पंजाब की, कल के लिए बात की जाए, पंजाब में भी आपने जो वजारत आला के लिए नामजद किया गया परवेज़ इलाही साहब को, उनके मद्दे मुकाबिल आ गए हैं हमजा शहबाज साहब। अब पंजाब की सूरत हाल आप लोगों के कितने कंट्रोल में है? देखिए, मेरी अभी भी बात हो रही थी अपने लोगों से, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह पंजाब में जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं, एक हमने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी सियासत पे एक स्टेप पीछे गए और हमने एक स्ट्रेटजी के तौर पे उसको कल पहले ये नज़र आ जाएगा। तो कल शाम तक जो है ना वो परसों की भी जो डायरेक्शन है वो भी सामने आ जाएगी और मैं तो ज़ाहिर यही कहूँगा, मेरी जो खबर भी है कि इंशाल्लाह वाज़े अक्सरियत से परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर कल बन रहे हैं। यानी कल का फैसला परसों के फैसले पर असरअंदाज हो सकता है? जी, इससे आपको डायरेक्शन नजर आ जाएगी कि कौन किधर है। आज तक जितनी बातें हैं वो तो चल रही हैं, कल जब वोट निकलेंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तो पंजाब के बहुत सारे प्लेयर्स के हवाले से जो कोई कंफ्यूजन हैं, जो गिनतियां चल रही हैं वो सामने आ जाएंगी और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सरप्राइज मिलने वाला है। चलें, ठीक है, उस सरप्राइज का इंतजार करते हैं। आमिर इलियास राणा साहब, आपकी जानिब आऊँगी कि जिस तरह से बात की जा रही है सरप्राइज की ही, और फिर साथ ही साथ अभी सदाकत अली अब्बासी साहब कह गए कि कल का जो फैसला होगा वो डायरेक्शन सेट कर देगा। क्या लग रहा है, कल का फैसला अगर अक्सरियत के साथ होता है तो क्या फिर वफाक का फैसला बदल सकता है? देखिए, मैं सदाकत अब्बासी साहब ने जहाँ से बात शुरू की ना वहीं से करूँगा कि अगर 5 मेंबर्स चले जाएं तो ये बात हिज़्ब इख्तलाफ इसीलिए आज चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद से मिली और नतीजे में वजारत दाखिला ने 2000 रेंजर्स, 3000 पंजाब कांस्टेबलरी और 2000 केपी कांस्टेबलरी इजाफी लगा दी है इसके लिए। और जाहिर है कि उनके पास ये इतलात मौजूद हैं और ये अफवाह इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी से सरगर्म है कि कुछ लोगों को, अब आप ये कह लें कि हुकूमत
तो कह जैसे अब सदाकत अब्बासी साहब ने कहा ना 5 लोग गायब हो जाएं या 5 को ये ले जाएं या वो कहें कि जी हमारे लोग उठा लिए। जाहिर है हर सूरत में कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर परसों 11:30 बजे और फिर गिनती तक 172 पूरे करने हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी है, ये क्लियर है। इससे पहले क्या होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कहानी बनती है, ये बिल्कुल सदाकत अब्बासी साहब ने एक हिस्सा खोला है। और दूसरा हिस्सा वही है कि जब कल पंजाब में चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो रहा है तो वो दोनों तरफ एक सिचुएशन क्लियर कर देगा। परवेज़ इलाही बन रहे हैं तो वफाकी हुकूमत ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी, जिसको वज़ीर आज़म ने भी आज कहा कि मैंने एक सियासी समझौता किया, कंप्रोमाइज़ किया है। और वो कह रहे थे कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता और मैं बिल्कुल नहीं होता, और वो फिर उसको यू टर्न का नाम भी प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी पार्टी के लीडर हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वो समझते हैं कि इस वक्त सियासी तौर पर उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो भी दावे करते रहे उनसे हट के अगर उन्होंने की है स्ट्रेटेजी तो कल को उसका जवाब भी वही देंगे। एक तरफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और दूसरी तरफ अब लोकल मैच में उन्होंने अपने वसीम अकरम प्लस को तो सबसे पहले खुद ही पीछे हटा दिया कि नहीं, अगर मुझे बचना है तो वो बात जो पीटीआई के अरकान बहुत अरसे से कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार की सूरत में न सिर्फ पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है बल्कि पंजाब की ओवरऑल गवर्नेंस बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। तो वो तो उन्होंने मान लिया कि उनकी मजबूरी बन गई कि जो वो नहीं समझ रहे थे, चूँकि पंजाब को सुपरवाइज भी गवर्न भी प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था। उन्होंने पंजाब में कोई और आने नहीं दिया सामने, क्योंकि पंजाब का वज़ीर आला था और ऊपर वज़ीर आज़म थे। तो ये सारे शाखसाने खुले तो इसी बात के हैं ना, लोग नाराज़ भी इसीलिए हुए हैं कि चाहे वो बहाना कोई भी करें, लेकिन तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, ये सारे के सारे नाराज़ तो उस्मान बुज़दार से थे। प्राइम मिनिस्टर का नाम तो आखिर में आया ना, जब अदम एतमाद में जो लोग 20 से 22 पंजाब से खास तौर पे पीटीआई के मुनर्रिफ हुए हैं और अब उनमें से कुछ लोगों को पर्चे की बात हो रही है। और पर्चे की बात से मैं आपको बताऊं कि जब फवाद चौधरी को वजारत कानून दे दी गई है तो एक सोच विचार ये भी है कि सीआरपीसी एक्ट के तहत शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान जरदारी और बिलावल साहब पे कोई आज रात या कल सुबह कुछ संगीन नौयत का पर्चा इस कॉन्स्पिरेसी के हवाले से दर्ज कर लिया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए या डराया जाए। गवर्नमेंट अपना, जाहिर है कि वफाकी हुकूमत बैठी है, वो चाहेगी कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचाए। तो ये सरप्राइजेस की बात और ये पॉइंट्स जो सामने आए, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम का वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जिस मुल्क की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है वो कभी अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकता। हमें बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। मैं आज बयान पढ़ रहा हूँ बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं, हुक्म देते हैं हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहे थे और वही एक ही बात, धमकी आमेज़ ख़त का मामला जो कि संगीन होता चला जा रहा है और हुकूमत की जानिब से इसी पर बयानियाँ बनाने की भी कोशिश की जा रही है। आज वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में दावा किया कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाने और रूस जाने पर एक मुल्क की जानिब से संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं, लेकिन अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के पीछे इससे नहीं हटूँगा। उन्होंने ये भी वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से एक बात की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। और गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने धमकी आमेज़ मरास्ते पर सीनियर अमरीकी सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया और शदीद एहतजाज किया। ताहम अमरीका ने धमकी आमेज़ मरास्ते से साफ इनकार कर दिया है और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि धमकी आमेज़ मरास्ते का मामला अंजाम क्या होगा। जवाद फैज़ी साहब, आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, इस पर सबसे पहले आपकी राय लेंगे।
देखिए, अंजाम इसका बैनुल-अक़वामी सतह पे तो शायद कोई ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं जो देख रहा हूँ ना, वो ये देख रहा हूँ कि दोबारा से फिर मुर्दाबाद अमेरिका और मर्ग बर अमेरिका, आज इस्लामाबाद के एक मजहबी जो मकाम है उसके बाहर मुजाहरा भी किया गया मुर्दाबाद अमेरिका के नाम से। तो ये फिर रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं हम, कि जिन हालात से हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी और मुल्क के अंदर ऐसे मुजाहरों से हम थोड़े से बचे हुए थे, फिर से वो सियासत उस नहज पे जा रही है जिसमें शिद्दतें होंगी, हिद्दतें होंगी, और इसका अंजाम बहरहाल पाकिस्तान के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अगर ऐसा है तो डट के खड़ा है ना अगर कप्तान, तो फिर बहैसियत मजमुई इस पे डट जाना चाहिए। इस पे तमाम इदारों को एक पेज पे होना चाहिए, और जिस तरह का एलामिया गुज़िश्ता रोज हमने देखा उससे शदीद होना चाहिए था। मगर इशू यही है कि क्या इस पे जो अपोजिशन के लोग ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं और इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। अपने ही सफीर ने ये एक खत ऐसा बना दिया है जिसको पूरी दुनिया में जग हंसाई का बायस बनता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि वाज़े तौर पे चीजें सामने आनी चाहिए थी। सिर्फ यही नहीं कि वज़रा ही इस पे बयान दागते चले जाए और जनाब शेख ये कहते चले जाए कि मुल्क के बड़ों को इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए। इस सारी सूरत हाल में मैं तो सच्ची बात है कि इस मुल्क के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से और आने वाली नस्लों के हवाले से फिर परेशान बैठा हूँ कि हमारी सियासत किस नहज पे जा रही है, और फिर एक पेज पे भी कोई नहीं है। अगर ऐसा मामला होता, मैंने गुज़िश्ता रोज भी आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने खुद वजीर आजम नहीं आना चाहते, उन लोगों को देखना ही नहीं चाहते जो अपोजिशन के लोग हैं, तो इस तरह तो मुल्की मामलात जो है बैनुल अक़वामी सतह पे हम किस अंदाज में लेके जाना चाह रहे हैं। खुद पहले हमें अपनी मजी थले डांग फेरते हुए ये देखना चाहिए कि क्या हम बहैसियत मजमूई और कौमी असम्बली वो इदारा, वो प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी एक आवाज, मुत्तहिदा आवाज जानी चाहिए। लेकिन अफसोस के वजीर आजम साहब भी और अफसोस के दीगर काबरीन सियासत जो है वो भी उस नहज पे चले गए हैं जहां एक दूसरे को मिलना या देखना ही पसंद नहीं कर रहे। ठीक है आमिर साहब, ये सारा मामला इतना डिले क्यों किया गया? इस मामले को भी मंजर आम पर लाने में अगर ये मामला था, एक तरफ आपकी तरफ से बयान दिए जाते हैं, खिताब किए जाते हैं, दीगर ममालिक के दौरे भी किए जाते हैं और साथ ही साथ ये वाज़ेह भी किया जाता है कि किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी बात में इस तरह की गलती मुनासिब लगती है? देखें, यही ना कि ये कोई हुकूमत के इब्तदाई दिन तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, और वो अमेरिका भी गए, वो ट्रंप के साथ सालसी में भी उसमें मान के आए कि वर्ल्ड कप जैसे जीत के आए हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अगर मान जाए, मतलब सालसी तो तभी होगी ना जब दोनों फ्री कैन किसी को बड़ा माने, किसी को उसके कि जी ये फैसला कर लेगा। तो इंडिया ने तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो 5 अगस्त कर दिया। उसके बाद वो वर्ल्ड कप के बाद हमारे साथ तो दूसरा हाथ हुआ। अब प्राइम मिनिस्टर सियासी तौर पर ठीक खेल रहे हैं, यानी पाकिस्तान में अमेरिका और मज़हब कार्ड दोनों बहुत बिकते हैं कि आप अमेरिका के ख़िलाफ़ हों, मज़हब की आप गेम खेल रहे हों, तो बहरहाल ये दोबारा उन्होंने सियासी तौर पे इसको अच्छे अंदाज से अपने पत्ते फेंके हैं। पब्लिक सेंटिमेंट्स आते हैं उसके, उनको अपने वोटर को, सपोर्टर को चार्ज करने का मौका मिला है, और यही उनकी थी। और उन लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो इन दिनों बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स जर्नलिस्टों को दी, लोगों से मिले, तो उनका ख्याल यही है कि अगर इलेक्शन जल्दी होने हैं तो मेरे लिए ये बेस्ट हो गया है कि मैं इस विकेट पर जाके खेलूँ और लोग महंगाई वगैरह और इस चीज़ों पर बात ना करें, तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया अमजद शुएब साहब, आप भी जानते होंगे धमकी आमेज़ मरास्ते का जो मामला है और उस पर जो वजाहतें और बयान दिए जा रहे हैं, इस तमाम मामले से आपको नहीं लगता कि सिफारती ताल्लुकात ख़राब होंगे? सफारती ताल्लुकात तो ख़राब होंगे, लेकिन सफारती ताल्लुकात से तय किया गया था जो लेटर में लिखा हुआ, अगर आप पढ़ें रास्ते के धमकी आमेज़ आवाज़ जो और अमजद शुएब साहब, आपकी ऑडियो का मसला आ रहा है, आपसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इलियास साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगी कि ये सिफारती ताल्लुकात तो ख़राब हो ही रहे हैं, इनको संभालेगा कौन?
ये तो गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, सोच समझ के जो भी करें। इनको चाहिए सफारती ताल्लुकात देख के उसको कि किस नहज पर किस तरह बात करनी है, किस तरह। कल जैसे एकदम नाम ले लिया गया, ये तमाम जो सूरत हाल है इसको देख समझ बूझ के कि इसके मुस्तकबिल में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट का देखना काम है, जिम्मेदारी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, उनकी टीम की, कि इन तमाम ताल्लुकात को देख समझ के बात की जाए। और सफारती ताल्लुकात तो बड़ी अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पर जब आपके तजारती ताल्लुकात भी हों, दूसरे ताल्लुकात भी हों, इन ताल्लुकात को देख के ही सारा कुछ करना चाहिए। अगर इस तरह हम करेंगे, आज इनसे करते हैं कल कुछ किसी और से करते हैं, तो सारे ज़ाहिर ममालिक हमारे अगेंस्ट ही जाएंगे। तो इसलिए हमें सोच समझ के, लेकिन अब जो बात की है कि हमारी आज़ादाना सफारती जो पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो उस तमाम जो खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, तो उस तमाम चीज़ों को देख के अगर खड़े हैं तो फिर उस पर डटना चाहिए, कि अगर गलत हैं तो उसको साबित करना चाहिए, ताकि दुनिया की किसी की और की जरूरत ना हो सके वो ऐसी बात ना कर सके पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, अमजद शोएब साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि जिस किस्म का मरासला था उसमें जो जबान आम क्या क्या होगा, कमेटी का हुकूमत का अकेला फैसला नहीं है, तो इस लिहाज से मैं समझ मुज़मरात वगैरह रखा होगा। लेकिन आपकी बात इंतहाई माजरत के साथ अमजद शोएब साहब, इंतहाई माजरत के साथ हम अभी भी इस वक्त भी आपकी बात जो है वो सुन नहीं पा रहे हैं। आमिर रियाज राना साहब, मामला संभालेगा कौन? संगीन इसके नताइज निकल सकते हैं, क्या हालात हो सकते हैं? अच्छा देखिए, मैं ना अभी देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए जो लोग मिल के आए हैं, कोई बहुत सीनियर साफियों के ट्वीट्स आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे 3 ऑफर्स दी, तहरीक अदम इत्मीद, इस्तीफ़ा या फिर कबल अज वक्त इंतखाबात। और ये लिखा है एक ने, ये एक इंटरव्यू भी दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी आएगा, कि मैं कबल अज वक्त इंतखाबात पर मान गया। अब देखें, परसों रात मैंने ये खबर ब्रेक की थी 8:30 बजे कि अस्करी क़यादत बीच में आ गई है और वो चाह रही है कि अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों को फेस सेविंग मिल जाए, कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ना हों, और उसमें अपोजिशन को तहरीक अदम इत्मीद वापस लेनी होगी अगर वो मानती है। प्राइम मिनिस्टर के लिए एक टाइम तय किया जाएगा कि इतने अरसे, इतने वीक आप प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, और उस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठ के शफाफ इंतखाबात पे आपको बात करनी होगी। अच्छा, कल सारा दिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने उस खबर को ऑन किया और ये कहा कि हम NRO नहीं देंगे। हुकूमत की तरफ से कहा कि हम NRO नहीं लेंगे और डिसऑन किया। लेकिन ये जो अब इतलात आ रही हैं, आप देखें कि हमने यही खबर परसों रात दी थी। अब इस पे फैसला क्या होना है? यही वो टाइम है जिस दौरान प्राइम मिनिस्टर अपने ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के लेटर को लेकर फर्दर चल रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी काउंटिंग को कर रही है। और मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि जैसे सदाकत अब्बासी ने कहा कि अगर 5 MNAs ना मिले इन्हें तो इनकी तहरीक अदम इत्मीद फारिग हो जाएगी। तो क्या गवर्नमेंट ले जाएगी? और क्या जो 9000 इस्लामाबाद पुलिस, 2000 रेंजर्स, पंजाब और KP कांस्टेबलरी के 5000 लोग, 16-17 हज़ार लगा के सिक्योरिटी के लिए बाकायदा मैसेज आया कि इस्लामाबाद को क्लियर रखना है, रेड जोन को। तो हर चीज़ पे काम हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की बका का इशू है। हम बिल्कुल सियासत पे ना जाएं। अमेरिका ने दिया धमकी, प्राइम मिनिस्टर ने नाम भी ले लिया और नहीं भी लिया, और रात उनके जो कायम मकाम चार्ज डी अफेयर हैं, क्योंकि उनका एम्बेसडर तो काफ़ी अरसे से है ही नहीं हमारे पास, उनके डिप्टी चार्ज डी अफेयर को बुला के हमने एक एहतजाजी मरासला भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। लेकिन मैंने जितने सीनियर डिप्लोमेट्स को, बाकियों को सुना, उससे नुकसान सिफारती सतह पे पाकिस्तान को होने जा रहा है कि आइंदा एक तो नंबर 1 आपके डिप्लोमेट से जब लोग बात करते हैं तो उनको ये होता है कि सिफारती जो साइफर सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसमें जाएगा, गवर्नमेंट को मिलेगा, वो रिस्पॉन्स करेगी और वो सिफारती सतह पर ही होगा, कोई जज्बाती नारे या जलसे में नहीं होगा। तो दूसरे हमारे लोग खुद जो एम्बेसडर्स हैं, जो सियासत में नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि असद मजीद तो आ गए अब बीच में, तो बाकी लोग जब लिखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि क्या कोई भी हुकूमत इस तरह हमारे खत को लेगी, क्योंकि वो तो अपने हेडक्वार्टर यानी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी हम ये मिल के आए, हमने ये सुना और ये मेरी असेसमेंट है, तो वो ये कहते हैं। तो इसको संभालना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बारीक नौयत का काम है। ये मेरे और आपके इस तरह हर चीज़ को बाज़ेचा इत्फाल अगर हम बनाएंगे कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन दिफाई और खारजा अमूर के मामलात हैं वो इस तरह डिस्कस होंगे तो हमारी जगसाई होगी, हमारे दोस्त हमसे नाराज़ होंगे और दुश्मन तो होगा ही खुश। ठीक है जवाद फैजी साहब, लग रहा है कि मामलात फिर सेटल्ड हो रहे हैं। देखिए सेटल हो ही जाने चाहिए और बजाय इसके कि तमाशा बने और वो भी डी चौक में बने और पार्लियामेंट हाउस के सामने बने और सुप्रीम कोर्ट के जंगलों के उस पार बने, तो बेहतर यही है कि मामला सेटल हो जाए। और आज वजीर दाखिला के बयान से बहरहाल ये समझ आ रही थी कि बड़े जो है वो फैसला कर ले और इलेक्शन जल्दी करा दें और हज के बाद करा दें। शायद इसीलिए जिस तरह आमिर इलियास राणा साहब फरमा रहे थे कि ताकि जो आइंदा इलेक्शन हो उसके हवाले से पहले से ही तय कर लिया जाए कि किन खतूत पे और क्या क्या इसमें चीजें और कवानीन होने चाहिए और साफ और शफाफ अब चली है या नहीं चली, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। अगर इस तरफ चले जाते हैं और लेकिन जिस तरह राणा साहब फरमा रहे थे ना कि इस्लामाबाद 8 मार्च से आपको रिक्वेजिशन आई है, उस पर आप डिलेड टैक्टिक्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं और पंजाब में जो है फटाफट वाला काम डाल दिया गया है, तो मामला उधर ही जा रहे हैं कि किसी टेबल पे बैठना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इमरान खान साहब को, आली मरतबत किबला और काबा को, अपोजिशन लीडर्स को देखना भी पड़ेगा और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और अपनी टोन जो है ना उसको थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रखना पड़ेगा, वगरना मामला हल नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि हमने जो रियासत मदीना की पूरी तारीख पढ़ी हुई है उसमें यह है कि बच्चों तक को भी आप शफकत का मुजाहरा करेंगे और बड़ों की इज्जत करेंगे, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि जो अपने से बड़े की इज्जत नहीं करता, छोटे पे शफकत नहीं करता, फलैसा मिन्ना, फतवा दे दिया कि वो हम में से नहीं है। लिहाजा हमें उस तरफ लौटना होगा, मुल्की मामलात को देखना होगा और एक दूसरे की इज्जत करनी होगी। आपने करप्ट कह के बहुत तकरीरें कर ली, अब असल इशू ये आ गया है कि जब अपनी वो कहते हैं ना गर्दन पे अंगूठा आया है तो फिर आप ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो रहे। मुझे एक दोस्त बता रहे थे जो खान साहब की मीटिंग में होते हैं और हुकूमत के बड़े इन है, वो ये फरमा रहे थे कि खान साहब ये सुनना ही नहीं चाह रहे कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब भी हो सकती है, कहते बस ये बात ना करो, ये मुमकिन नहीं है। हालांकि ये मुमकिन है और खुद फंस गए हैं, उसमें रास्ता निकालना होगा, अपने लिए भी इज्जत वाला रास्ता निकालने। और जिस तरह राणा साहब फरमा रहे थे कि बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरह डिप्लोमेट्स के मामलात को आइंदा खुदा न खास्ता हमारे लिए खराबी का बायस जो हम बनता देख रहे हैं, इस सारे मामलात को थोड़ी धीरज रख के, थोड़े ठंडे दिमाग के साथ और थोड़े मामला फहमी के साथ ये करना पड़ेगा, वरना इस मुल्क के हवाले से उंगलियां मजीद उठती चली जाएंगी और ग्रीन पासपोर्ट की जिसकी आप इज्जत कराने आए थे उस पर मजीद सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेदी साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है। मामलात को खुश असलूबी और लचक के साथ ही तय होना चाहिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।